तौलियत का दर्जा था मुसाफिर खाने का, उसको हमने वापस ले लिया है और अगली मार्च से ये कमेटी यथावत काम करती रहेगी और अगली मीटिंग बोर्ड की जब भी होगी उस वक्त कमेटी पर विचार कर लेगा बोर्ड के अंदर ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए और बोर्ड जो काम कर रहा है वो पब्लिक को पता होना चाहिए कि बोर्ड ने क्या क्या काम किया है। ये सारी बातें हैं और मैं इन सब बातों को देखिए साहब बोर्ड पे रखूँगा, क्योंकि देखिए मेरे पे कोई दबाव नहीं है। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज 21 जून को हम जो राजस्थान वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं, राजस्थान बार कौंसिल के चेयरमैन रहे हैं और वर्तमान में बार कौंसिल के मेंबर हैं एडवोकेट साइद हसन साहब, और इन लोगों की यानी बोर्ड की, राजस्थान वक्फ बोर्ड की कल 20 जून को मीटिंग हुई थी। इससे पहले 13 जून को भी मीटिंग हुई थी। इन दोनों मीटिंगों में जो निर्णय हुए उसमें मोटे मोटे निर्णय जो कल की मीटिंग में हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और बोर्ड की जो कार्यप्रणाली है कि बोर्ड एक्ट के मुताबिक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और कल तीन जो मोटे डिसीजन लिए गए हैं उनके बारे में हम साहिद साहब से बात करेंगे। साहिद साहब, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले तो आप कल की मीटिंग के बारे में बताइए कि 3 मोटे मोटे जो एजेंडे आपने तय किए थे वो कहाँ तक पूरे हुए? देखिए, कल पूरे बोर्ड की मीटिंग की गई थी। उसके अंदर जो है 3 बातें जो आई थी। पहली बात जो आई थी वो ये था कि जब इसमें करीब 100 वक्फ कमेटियों का गठन किया गया था, जो पिछली 13 जून की मीटिंग में जो अधूरा एजेंडा रह गया था, तो करीब 100 कमेटियों का प्रपोजल जो है चेयरमैन साहब की तरफ से आया था, उस पर डिस्कशन हुआ और वो कमेटियों का गठन किया गया। दूसरा एजेंडा जो था वो ये था कि साहब नवाब कलन की जो 33 बीघा ज़मीन है उस पर जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ है और एमएलए क्वार्टर ध्वस्त करने के बाद में ज़मीन खाली हुई है वो वक्फ बोर्ड की है, और वक्फ बोर्ड का ऐसा मानना था कि 33 बीघा ज़मीन के अलावा जो है जेडीए ऑक्शन कर सकता है, लेकिन 33 बीघा ज़मीन पे जेडीए कोई ऑक्शन नहीं करे। उसके लिए जेडीए के ऑक्शन के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई बोर्ड को करे ये देखते हुआ तो हमने ये तय किया कि साहब जो है सरकार को एक रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, जेडीए को एक रिप्रेजेंटेशन भेजा जाए और लीगल कार्रवाई शुरू की जाए। लीगल कार्रवाई में ये है कि बोर्ड की तरफ से जो है एक लीगल कार्रवाई वक्फ ट्रिब्यूनल में की जाए, क्योंकि देखिए ऐसा है कि ये तो वक्फ प्रॉपर्टी है और 92 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला राजस्थान वक्फ बोर्ड वर्सेस हादी बेगम का जो फैसला है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है। तो जब ये वक्फ प्रॉपर्टी सुप्रीम कोर्ट ने मान ली है तो जेडीए को कोई हक नहीं बनता कि जब उस प्रॉपर्टी को नीलाम करे। तो इसके लिए निर्णय किया, हालांकि ये कंटेम्प्ट भी है, लेकिन फिर भी हम जो है इसमें कार्रवाई करने जा रहे हैं और वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर जो है इसके वक्फ बोर्ड की तरफ से कार्रवाई हम करेंगे। अच्छा, जो तीसरा जो काम जो मुस्लिम मुसाफिर खाने की जो तौलियत कमेटी बताई जाती है उसको तौलियत उसकी ख़त्म करना, ये काम हुआ? देखिए, ऐसा है कि तौलियत ख़त्म करने के लिए बहुत से मुस्लिम संगठनों के रिप्रेजेंटेशन आए थे और ये पिछली बोर्ड मीटिंग में भी तौलियत का मसला आया था। और तौलियत के लिए पिछली मीटिंग के अंदर आज से करीब 8-9 महीने पहले सितंबर में जो मीटिंग हुई थी उसमें पहली बात तो ये कही गई थी कि इसका विधिक परीक्षण करा लिया जाए। तो विधिक परीक्षण इसका कराया गया। तो विधिक परीक्षण में यह बात है कि साहब तौलियत जो कमेटी बनी थी वो कानून के हिसाब से नहीं थी, इसलिए तौलियत नहीं दी जा सकती, वो साधारण कमेटी होना चाहिए थी। इसके अलावा देखिए बाद में रिप्रेजेंटेशन ये आए कि जो है इस तौलियत में ये लोग कई गंभीर जो है अनियमितता जो है इसमें मुसाफिर खाने में चल रही हैं, इसलिए तौलियत कमेटी ख़त्म की जाए। तो देखिए, लेकिन मेरा ऐसा मानना था, मैंने अपने बोर्ड में भी अपना ये पक्ष रखा, क्योंकि तौलियत जो है देखिए ऐसा 2 चीज़ होती है, एक तो मुतवल्ली होता है, मुतवल्ली तो एक मुतवल्ली होता है, और तौलियत जो है वो ग्रुप ऑफ मुतवल्लीज़ है। अगर एक से आदमी मुतवल्ली है तो वो तौलियत कहलाती है। तो तौलियत और मुतवल्ली जो है सेम एक ही चीज़ है। तो देखिए, अगर मुतवल्ली का जो प्रोसीजर वक्फ एक्ट में दिया हुआ है सेक्शन 64 सब सेक्शन 3 के अंदर है कि आपको मुतवल्ली को जब हटाएंगे तो उसको सुनवाई का मौका देंगे और सुनवाई का मौका देने के बाद में उस पर रिपोर्ट लेंगे। रिपोर्ट लेने के बाद में 2/3 बोर्ड की मेजोरिटी से जो है उसको तौलियत को हटा सकते हैं। लेकिन मैंने ऐसा बोर्ड के सामने रखा था, लेकिन चूँकि बोर्ड का ऐसा मत था कि साहब तौलियत के खिलाफ इनकी गंभीर अनियमितता है, इसलिए तौलियत को, जब तौलियत का जिक्र वक्फ एक्ट में नहीं है तो इसको तौलियत को ख़त्म कर दी जाए। तो बोर्ड ने बहुमत से जो है वो तौलियत को ख़त्म किया है। बोर्ड ने बहुमत से तौलियत को ख़त्म कर दिया, वो एक बोर्ड का डिसीजन है। लेकिन एक चीज़ है कि जैसे 10, 5, 15 लोगों की एक तौलियत कमेटी है और एक है सिंगल मुतवल्ली होता है। तो अगर एक तौलियत भी परमानेंट हो गया और मुतवल्ली भी परमानेंट हो गया
तो मुतवल्ली यानी सिंगल आदमी एक अच्छा काम कर सकता है या 10-15 लोगों की एक कमेटी, क्योंकि आप तो एक सीनियर एडवोकेट हैं, कि एक पूरा एक कैबिनेट बन के काम अच्छा कर सकता है, सिंगल आदमी कर सकता है? देखिए, जाहिर सी बात है कि तौलियत बन के ही काम अच्छा हो सकता है कि ग्रुप ऑफ मुतवल्ली जो है मिलके एक अच्छा काम कर सकते हैं, एक अच्छी संस्था को चला सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है करप्शन के चांसेस कम होते हैं। एक मुतवल्ली जो होता है उसका खुद का निजी हित होता है, और उसका वो निजी हित के लिए वो तो मुतवल्ली जो है उसका अपने आप को उसका उस संपत्ति का मालिक अपने आप को समझ लगता है। लेकिन तौलियत जो है वो एक कमेटी है, एक ग्रुप है, तो तौलियत मालिक नहीं हो सकती उस संपत्ति की। तौलियत जो है वो सब मिलके जो है उसको प्रॉपर्टी को चलाते हैं, उस प्रॉपर्टी की देख रेख करते हैं और उसको चलाते हैं। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि तौलियत मुतवल्ली के मुकाबले ज़्यादा बेहतर तरीका है। अच्छा, ये जो शाहिद साहब कि आपने कहा कि ऐसा मामला आया था पहले मीटिंगों में कि मुसाफिर खाने कमेटी ने अनियमितता कर दी, जो भी किया हो, यानी कोई काम ऐसा किया हो जो एक्ट के खिलाफ हो या वक्फ जायदाद को नुकसान पहुंचाने वाला हो, तो इसकी जांच वक्फ बोर्ड ने किससे करवाई कि ये कमेटी प्रेजेंट में है, चाहे तौलियत है या प्रबंधन कमेटी जो भी है, इसने गलत काम किया, ऐसा जांच किसने करवाई? देखिए, ऐसा है कि हमने पहले तो एक विधिक परीक्षण इसका कराया कि तौलियत बनाना सही है या गलत है। तो एक बात ये निकल के आई कि साहब वक्फ एक्ट में चूँकि तौलियत वर्ड नहीं है, मुतवल्ली वर्ड है, तो इसीलिए जो तौलियत कमेटी बनाई गई थी वो गलत बनाई गई थी। अब वो 2015 से तौलियत बनाई गई थी, तो एक बात तो ये हो गई। लेकिन तौलियत गलत ऑर्डर से बनी या सही ऑर्डर से बनी, ये तो डिबेट का सवाल है। तो अब ये जब बन गई तौलियत, तो क्या है कि उसके अंदर जो 64 सब सेक्शन 3 के जो प्रोविजंस हैं वो लागू होते हैं। तो इसलिए जांच ज़रूर होनी चाहिए थी, जांच के बाद ही जो है वो हटाना चाहिए था। अब जांच में जो है कि ऐसा है कि जांच तो हुई नहीं, खाली विधिक परीक्षण हुआ। अब जांच होने के बाद में यही पता लगता है कि साहब कोई कमेटी ने कोई अनियमितता की है या नहीं की है। वैसे मोटी मोटी बात है, जहाँ तक मेरी जानकारी का सवाल है, कोई वित्तीय अनियमितता की बात तो इसमें नहीं आई है। लेकिन क्योंकि ऑडिट होता है, ऑडिट की रिपोर्ट वगैरह जो है इसमें सबमिट होती है, तो ये सारी बातें बोर्ड देखता रहता है और कंट्रीब्यूशन बोर्ड का मिलता है। देखिए ऐसा है, देखिए कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, ये भी शिकायत नहीं, कंट्रीब्यूशन नहीं दिया गया। तो मेरा ऐसा मानना है कि पहले जांच ज़रूरी होना चाहिए थी और जांच के बाद ही जो है इसकी कार्रवाई होती है। लेकिन देखिए ऐसा है कि तौलियत का प्रोविज़न, चूँकि बोर्ड का ऐसा मानना था कि 2015 में जो ऑर्डर पास किया वो इटसेल्फ इलीगल था और वो कानून के रूप से सही नहीं था। एक कमेटी बनना चाहिए थी, कमेटी नहीं बना के तौलियत कर दी गई। तो इसीलिए बोर्ड ने सब लोगों ने सोचा कि पहले तो इस तौलियत को ख़त्म किया जाए। तो तौलियत का जो एक स्ट्रक्चर था, तौलियत की जो कमेटी थी, उस चीज़ को हमने ख़त्म किया। कमेटी अभी बदस्तूर ये फैसला है, बदस्तूर काम करती रहेगी और एक नई कमेटी बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नई कमेटी बनेगी, वो बोर्ड का अधिकार है, लेकिन तौलियत तो ऑलरेडी और भी राजस्थान में है। अकेला एक कमेटी को टारगेट करना कहीं ऐसा नहीं है कि किसी सियासी एजेंडे के लिए, किसी को हटाने के लिए, किसी को बनाने के लिए, क्योंकि तौलियत कमेटी ऑलरेडी राजस्थान में और भी हैं। तो जब ये कमेटी एक्ट के मुताबिक नहीं है तौलियत, तो वो कैसे हो गई? देखिए, तौलियत और इस मुस्लिम साहब खाने की तौलियत हटाने के लिए कई मुस्लिम संगठनों के रिप्रेजेंटेशन आए थे और बराबर मुस्लिम संगठन ये प्रयास कर रहे थे कि साहब ये तौलियत को हटाया जाए, क्योंकि ये विधि अनुसार नहीं है। जहाँ तक और तौलियत की बात है, और तौलियत हटाने की बात अभी तक बोर्ड के समक्ष नहीं आई है, और अगर बोर्ड के समक्ष कोई और तौलियत हटाने की बात आएगी तो हम उनका विधिक परीक्षण कराएंगे। और देखिए ऐसा है कि मैं बार काउंसिल में किसी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी की तरफ से नहीं हूँ। मैं अपनी हैसियत की वजह से, बाई वर्च्यू माई पोजीशन, क्योंकि मैं बार काउंसिल का इलेक्टेड मेंबर हूँ, इसी तरह से मैं वक्फ बोर्ड में भी बार काउंसिल की तरफ से इलेक्टेड मेंबर हूँ। तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं देखूँ कि बोर्ड जो है निष्पक्ष रूप से और वक्फ एक्ट की भावना के अनुरूप चले, कानून के अनुसार चले, वक्फ एक्ट के अनुसार चले और इसमें किसी तरह की अनियमितता नहीं हो। तो मैं तो अपनी बात बेबाकी से रखता हूँ। देखिए ऐसा है कि मैं किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हूँ। अगर मैं किसी बात को गलत समझता हूँ तो गलत बात को गलत कहता हूँ, सही बात को सही कहता हूँ। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बोर्ड को वक्फ प्रॉपर्टीज़ की डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा बात करना चाहिए। प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी हैं, उसको हम डेवलप करने की बात करें, प्रॉपर्टी डेवलप करें, मुस्लिम हॉस्टल बनाएं, हॉस्पिटल बनाएं, स्कूल बनाएं, इन विषयों पे काम होना चाहिए। इसके लिए नहीं कि साहब इस कमेटी को ख़त्म कर दो, इस कमेटी को लगा दो, इसको ऐसा कर दो, ये बातें नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। जो शाहिद साहब कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है अपनी जगह।
और जो अलग अलग तौलियत कमेटियां और भी हैं राजस्थान में, लेकिन उनको नहीं हटाना, एक तौलियत कमेटी को हटाना। अगर ए गलत है तो बी भी उसी प्रावधान में बना हुआ, वो भी गलत है। और सबसे बड़ी चीज़ कि अगर जो सोशल मीडिया के जरिए या कहीं भी जो बातें हो रही हैं कि साहब मुस्लिम मुसाफिर खाना जयपुर की जो कमेटी है उसने सही काम नहीं किया है, नियमितता बरती फलाना, लेकिन उसकी कोई जांच नहीं हुई है। यानी एक ऐसे आरोप जिनकी जांच नहीं हो और बगैर जांच किए ही किसी पे इल्ज़ाम लगाना, या तो बोर्ड को कम से कम अपने 2 या 3 मेंबरों की कोई कमेटी बनानी चाहिए थी और मुसाफिर खाने की सारी गतिविधियाँ उनको चेक करना चाहिए था कि कौन सा काम उनका वक्फ एक्ट के खिलाफ हो रहा है, कौन सा काम उनका गैर शरई हो रहा है। अगर ऐसा कोई कमेटी बना करके चेक नहीं किया गया, जांच नहीं की गई, तो बोर्ड ने ऐसा कैसे अपने यहाँ रख लिया कि कोई काम अनियमितता का हुआ है। लेकिन चूंकि बोर्ड है तो बोर्ड में अगर कोई एक आदमी 2 आदमी बोलते हैं तो उनकी ऐसी कोई सुनवाई नहीं होती है। और सबसे बड़ी चीज़ अभी आपने कहा कि डेवलपमेंट के बारे में, हॉस्टल के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में, जयपुर में प्राइम लोकेशन पे से नवाब कल्याण का बाग है और जो कोचिंग हब जो गोपालपुरा, टोंक फाटक, वहाँ मस्जिद है गट्टे बाबा की। तो ऐसी जगह कई हैं जयपुर में। मुस्लिम मुसाफिर खाने पीछे भी ज़मीन खाली है। जयपुर में मुस्लिम स्टूडेंट को रहने के लिए कहीं भी जगह नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी जायदाद होकर के। और बोर्ड ने कई बार ऐसी कही है कि भाई हम हॉस्टल बना रहे हैं। ये हॉस्टल कब बनेंगे, कभी कोई बच्चा ठहरेगा क्या इन जायदादों पे? जैसे टोंक फाटक पे बन सकता है। देखिए ऐसा है कि टोंक फाटक पे भी यहाँ गट्टे वाले बाबा की वहाँ दरगाह है, वहाँ पे भी ज़मीन है, लेकिन वहाँ पे देखिए अपनी अपनी कमेटियाँ अलग अलग बनी हुई हैं। अब बोर्ड को उनको जो है डिमार्केट करना चाहिए, चिन्हित करना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे हॉस्टल वगैरह या स्कूल वगैरह बन सकते हैं। देखिए जहाँ कोचिंग हब है, अगर बोर्ड की प्रॉपर्टी वहाँ पे है और अगर वो प्रॉपर्टी किसी और काम नहीं आ रही है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे हॉस्टल बनना चाहिए, बच्चों की पढ़ने की बात होना चाहिए। लेकिन देखिए ऐसा है कि बोर्ड के पास में खुद का फंड नहीं है। बोर्ड ज़मीन आपको दे सकता है, लेकिन डेवलप करने के लिए आपको जो है एक जो एजेंसी हायर करनी पड़ेगी और एक किसी आदमी को, डेवलपर को लाना पड़ेगा कि साहब जो है वो उस प्रॉपर्टी को डेवलप करे। और लेकिन बोर्ड के पास इतना फंड नहीं है, सरकार भी जो है हमें इतना फंड नहीं देती है कि साहब जो है हम ये प्रॉपर्टी करोड़ों रुपये की प्रॉपर्टी हम जो है डेवलप करें, बनाएं, कंस्ट्रक्शन करें। तो मेरा ऐसा मानना है कि इन प्रॉपर्टीज़ को जो जहाँ जहाँ पे हॉस्टल या स्कूल बन सकते हैं या हॉस्पिटल बन सकते हैं उनको चिन्हित करना चाहिए और चिन्हित करने के बाद में जो है उन प्रॉपर्टी को किस तरह से डेवलप कर सकते हैं और कौन एजेंसी डेवलप कर सकती है, किस तरह से हम सरकार की मदद ले सकते हैं, किस तरह से हम MLAs के फंड से मदद ले सकते हैं। ये सब बातें डिस्कस होना चाहिए, सब बातें सोचनी चाहिए। नहीं, इसमें सर जैसे समाज के लोगों को भी बुलाया जा सकता है, जो भी 100-200 लोग, समाज के प्रतिष्ठित लोग जो जयपुर में काम करते हैं। कि अमानी शाह दरगाह शरीफ का एक बड़ा इलाका है, बिघाओं का बिघा है, और घाटगेट में कप्तान फैज़ मोहम्मद साहब की वक्फ जायदाद भी 8-9 बीघा के अंदर है। तो इन जायदाद पे बोर्ड के पास पैसा नहीं है, लेकिन बोर्ड जब कमेटियां बनाने के लिए, किसी को हटाने के लिए, बनाने के लिए पूरी मतलब उठापटक करता है, तो हॉस्टल बनाने के लिए 100-200 लोगों को बिठाया जाए कि भाई हम 20 कमरों का हमारी फलां जायदाद है उसमें हॉस्टल बना रहे हैं, आप अपने बाप के नाम पे, दादा के नाम पे एक कमरा बनाओ। ऐसा कभी बोर्ड ने ऐसा काम क्यों नहीं किया? देखिए ऐसा है कि बोर्ड की खुद की इनकम नहीं है, बोर्ड की खुद की प्रॉपर्टी नहीं, प्रॉपर्टी जो है कमेटीज़ के पास में। बोर्ड अपना सालाना कंट्रीब्यूशन 7% का जो कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन बोर्ड वो लेता है, उससे बोर्ड अपना खर्चा चलाता है। अब कमेटी जो है वो कमेटी एक डेवलपमेंट का प्रपोजल लेके आए, क्योंकि देखिए जो भी कमेटी है, जैसे आप कह रहे हो कप्तान फैज़ मोहम्मद वाली ज़मीन है, वहाँ की कोई कमेटी है, वो कमेटी बोर्ड के पास प्रपोजल लेके आए, वो कोई समाज प्रपोजल लेके आए, तो वो हम उसके लिए कंसिडर करने को तैयार हैं कि वो अगर ये बात लेके आते हैं कि हम देखिए ये प्रॉपर्टी हमारे पास है, आप हमें इजाज़त दीजिए, बोर्ड NOC दे, और उसके बाद में उसका ये चीज़ देखे कि क्या ये कमेटी या ये समाज अगर ये डेवलप कर सकता है तो उनको इजाज़त देना चाहिए, NOC देना चाहिए, ताकि वो डेवलप करें। अच्छा सर, आपने बताया कि 100 कमेटियां करीब आपने बनाई हैं कल, और सितंबर 2022 में जो 7-8 महीने पहले मीटिंग हुई उसमें 150 करीब बनी है, 250 करीब कमेटियां बन गई। उस टाइम भी सवाल उठे थे कि रातों रात 150 कमेटियों में अगर 10-10 आदमी हैं तो 1500 आदमी हैं, तो एक्ट कह रहा है कि अपराधी नहीं होना चाहिए, एक्ट कह रहा है कि वक्फ का किराएदार नहीं होना चाहिए, गबनकर्ता नहीं होना चाहिए। तो उन 1500 की भी रातों रात जाँच हो गई, और अभी जो 100 कमेटी बनाई है, 100 में अगर 10-10 आदमी होते हैं तो 1000 आदमी होते हैं, इनकी भी रातों रात जांच हो गई। ये इन्वेस्टिगेशन ऐसे कौन सा कैमरा, कौन सी एजेंसी है वक्फ बोर्ड के पास, जैसे हजारों आदमियों की एक साथ जांच करवा करके उस पर ठप्पे लगा देता है कमेटी बनाने का? देखिए ऐसा है कि वक्फ कमेटी बनाने का जो अधिकार है वो वक्फ एक्ट में वक्फ बोर्ड को है। अब देखिए वक्फ बोर्ड में 9 मेंबर होते हैं और 5 इलेक्टेड मेंबर होते हैं, 4 सरकार नॉमिनेट करती है।
इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं वो उसमें एमपी हैं, एमएलए हैं, बार काउंसिलर है और 2 मुतवल्ली हैं। वो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। जैसे मैं बार काउंसिलर हूँ, मैं लॉ का एक्सपर्ट हूँ। एमएलएज हैं वो पॉलिटिकल आदमी हैं, मुतवल्लीज हैं वो वफ़ के एक्सपर्ट हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनसे ज़रूर राय मशवरा होना चाहिए। इलेक्टेड मेंबर से ज़रूर राय मशवरा होना चाहिए क्योंकि वो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं। अब देखिए ऐसा है कि हम लोग डिफरेंट अलग अलग जगह से आते हैं। जैसे देखिए ऐसा है कि मेरा ताल्लुक जैसे जयपुर में मैं पढ़ा हूँ, हमारा ताल्लुक टोंक ज़िले से है, सवाई माधोपुर ज़िले से, करौली से, इन ज़िलों से मेरा ताल्लुक है। तो देखिए अगर बोर्ड जब कोई कमेटी बना रहा है तो कम से कम जो है उसको बोर्ड को उस इलाके के मेंबर से ज़रूर राय मशवरा करना चाहिए कि उस इलाके के मेंबर से वो राय ले, देखिए हम ये कमेटी बनाने जा रहे हैं और कमेटी बनाने के लिए उस मेंबर से राय मशवरा करें, उसके बाद ही कमेटी बनाएं। देखिए ऐसा है कि अधिकतर प्रपोजल जो है वो बोर्ड की तरफ से आए, बोर्ड मतलब बोर्ड के चेयरमैन साहब की तरफ से आए। चेयरमैन साहब ने ऑलरेडी एक प्रपोजल कमेटियों का तैयार कर लिया और वो बोर्ड के अंदर रख दिया। देखिए ऐसा है कि वक्फ बोर्ड की तरफ से प्रस्ताव जो है कमेटी बनाने के आए और पिछली बार 150 प्रस्ताव आए थे और इस बार करीब 100 के करीब प्रस्ताव आए। हालांकि कुछ प्रस्ताव मेंबरों की तरफ से भी थे लेकिन अधिकतर प्रस्ताव जो है वो चेयरमैन साहब की तरफ से ही आए और वो जो है वो बोर्ड के सामने रखे गए। अब देखिए ऐसा है, हमारा ऐसा मानना है कि आप किसी कोई कमेटी बना रहे हैं तो उसका वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। देखिए बोर्ड की कमेटी वक्फ की कमेटी बनाने के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक तो लोकल आदमी वहाँ का हो, लोकल आदमी ये कि ख़ास तौर से जो वक्फ प्रॉपर्टी जहाँ स्थित है उस इलाके का वो आदमी हो, उसके खिलाफ वो डिफ़ॉल्टर नहीं हो, उसके खिलाफ कोई FIR नहीं हो, वो वक्फ का कोई किराएदार नहीं हो और उसने कोई गबन वगैरह नहीं किया हो। तो ऐसे साफ़ सुथरी छवि वाले लोगों को ही उस कमेटीज़ में रखा जाना चाहिए। अब ऐसा मेरा ऐसा मानना है कि हमने बोर्ड की मीटिंग में मैंने ये ऑब्जेक्शन किया भी था कि आप लोग जो कमेटी लेके आए हैं तो पहले इसका वेरिफिकेशन कराइए। वेरिफिकेशन में ये कि क्या इसकी आदमी की छवि कैसी है, इलाके में इसकी छवि कैसी है, क्या इसने कभी कोई डिफ़ॉल्टर रहा है या नहीं रहा है, या कभी इसने कोई वक्फ प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा किया हुआ है नहीं किया हुआ है। तो आप जो है पहले इसकी छानबीन करिए और छानबीन करने के बाद ही ये चीज़ कमेटी में वक्फ कमेटी बनाइए। लेकिन देखिए ऐसा है कि 1,500 आदमी अगर 10 अपन ऑन एन एवरेज अगर 10 आदमी भी एक कमेटी मानते हैं और 150 कमेटी बनाई इन्होंने तो 1,500 आदमी हो गए। अब 1,500 आदमी की जाँच करना वो वक्फ बोर्ड के हाथ में तो है नहीं। अभी वक्फ बोर्ड तो उन सब की जांच एक आदमी की जांच करना, लेकिन हम ये क्या है कि वक्फ कमेटी बनने के बाद में वक्फ बोर्ड ज़रूर जो है एफिडेविट लेता है और एफिडेविट में इस बात का एफिडेविट शपथ पत्र लेता है कि साहब मेरे खिलाफ कोई क्रिमिनल केस नहीं है, मैं डिफ़ॉल्टर नहीं हूँ, मैंने कोई वक्फ प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं कर रखा है। तो कम से कम जो है अध्यक्ष से, सेक्रेटरी से और कैशियर से 3 लोगों से जैसी मेरी जानकारी है वो लोग जो है एफिडेविट हम ये शपथ पत्र लेते हैं। अब अगर ये है कि कोई आदमी झूठा शपथ पत्र देता है तो जाहिर सी बात है हम उसके खिलाफ FIR भी लॉन्च करा सकते हैं, कार्रवाई हम कर सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि देखिए ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जिस इलाके का मेंबर है कम से कम उस इलाके के मेंबर से राय ली जाना ज़रूर चाहिए। वो इलाके से उस मेंबर से रिकमेंडेशन हो। ये नहीं कि सारी लोग वक्फ बोर्ड में आके एप्लीकेशन दे गए और वो सारी चीज़ें उन्होंने अपने हिसाब से छांट ली और वो बोर्ड के सामने रख दी, कमेटी बना दी। इसलिए क्या है कि छानबीन बहुत ज़रूरी है और लोकल मेंबर का या जो इस एरिए का जानकार है, उस एरिए में जो रहता है, उसकी नॉलेज है, उसकी कम से कम राय ज़रूर लेनी चाहिए। आपके बोर्ड से पहले पिछले 2 बोर्ड थे, उन बोर्ड में 3-3, 4-4 आदमियों की बोर्ड के मेंबर थे। उनकी एक सब कमेटियाँ बना रखी थी जो अलग अलग डिवीज़न और ज़िले उनको बांट रखे थे कि ये 3 आदमी इन 4 ज़िलों को देखेंगे, ये 4 आदमी इन 6 ज़िलों को देखेंगे और वो कमेटी वहाँ सिलेक्ट करके लोगों को लाएंगे, फिर बोर्ड के अंदर प्रपोजल रखेंगे। क्या ऐसा प्रपोजल इस बोर्ड में ऐसा क्यों नहीं हुआ कि लोगों की एक सब कमेटी बना दी जाए? हाँ देखिए ऐसा है कि पहले जैसे मेरी जानकारी में आया है कि पहले अलग अलग ज़िले अलग अलग मेंबरों को उन्होंने बांट रखे थे कि इन ज़िलों के लिए जो है इस मेंबर से राय ली जाएगी। लेकिन अभी तक ऐसा कोई बंटवारा या ऐसे कोई चीज़ जो है बोर्ड के समक्ष नहीं आई है। और जो है कि जब इसके राजस्थान के 9 मेंबर्स को किस तरह से ज़िले बांटे जाएँ और उनकी राय मशवरा ली गई, अभी तक है कोई सारे अधिकार जो है वो चेयरमैन साहब ही देखते हैं और चेयरमैन साहब ही प्रपोजल लेके ज़्यादातर कमेटी के प्रपोजल चेयरमैन साहब की तरफ से आए हैं। देखिए इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम आपको हर मेंबर को 3-4 ज़िलों की जिम्मेदारी सौंपना चाहिए और ताकि वो ये सिर्फ कमेटी बनाने के लिए नहीं, देखिए और भी चीज़ों के लिए और भी चीज़ें जैसे वक्फ प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं, उसमें नाजायज़ कब्जे तो नहीं हो रहे हैं, उस पर इंक्रोचमेंट तो नहीं है, उसका डेवलपमेंट किस तरह से हो सकता है। तो वो क्या है कि वो मेंबर उस 5 ज़िलों के अंदर जाए
और वो देखे और ये बात देख के अपनी रिपोर्ट दे कि साहब देखिए यहाँ पे ये कमेटी सही काम नहीं कर रही, यहाँ पे ये कमेटी जो है के खिलाफ शिकायतें हैं, या जो है ये वक्फ प्रॉपर्टी में इंक्रोचमेंट हो रहे हैं, या इस वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर हम अच्छे डेवलप कर सकते हैं। तो ऐसा है कि अगर मेंबर्स को जिम्मेदारी दी जाए और दी जानी चाहिए, तो अगर वो अपने अपने ज़िलों में जाके अपने जो इसको जिम्मेदारी सौंपें उस ज़िलों में जाके मालूमात करें, देखें और वो ये बात करके वक्फ बोर्ड में रिपोर्ट करें, तो मेरे हिसाब से अच्छा काम हो सकता है। लेकिन अभी तक जो है कोई किसी मेंबर को किसी कोई ज़िले की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। अच्छा, नवाब कल्लन साहब के बारे में, जो ज़मीन के बारे में आप लोगों ने कल डिसीजन लिया लीगल एक्शन का, कलेक्टर को, जेडीसी को पत्र लिखने का जो, लेकिन ये कई महीनों से इस पे हमने 2-3 एपिसोड किए हैं और शुरुआत में 5 मई को हमने किया था, उसके बाद वक्फ बोर्ड की नींद भी खुली है इसके ऊपर। चीफ मिनिस्टर से मिलने के लिए, चीफ मिनिस्टर को पत्र लिखने के लिए ये हिम्मत बोर्ड क्यों नहीं कर रहा है? देखिए ऐसा है कि मुख्यमंत्री इज़ द फाइनल अथॉरिटी। मुख्यमंत्री अगर कह दें कि साहब इस ज़मीन का ऑक्शन नहीं होगा तो मुख्यमंत्री वो नहीं हो। देखिए ऐसा है कि ये एडमिटेडली जो है ये वक्फ प्रॉपर्टी है, 33 बीघा जो ज़मीन है वक्फ है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला वक्फ बोर्ड के हक़ में हो चुका है। तो अब क्या है कि जेडीए क्यों इस पर ऑक्शन करने पर तुला हुआ है, ये बात देखने की है। बोर्ड को जो है बोर्ड ये करना चाहिए कि अगर वो 33 बीघा जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कवर्ड है, अगर उस पर जेडीए ऑक्शन कर रहा है तो ये तो कंटेम्प्ट है। इसके अलावा भी जो है जेडीए की कार्रवाई को रोकने के लिए इमीडिएटली वक्फ बोर्ड को ट्रिब्यूनल के अंदर जाना चाहिए और अब हमारा फैसला भी हमने लिया है कि हम लीगल कार्रवाई करेंगे। लेकिन इसके अलावा मुख्यमंत्री से भी पूरे बोर्ड को मिलना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि चेयरमैन साहब जो है वो मुख्यमंत्री से अपॉइंटमेंट लें और सारे बोर्ड के मेंबर्स को लेके वहाँ पे जाएं और अपनी बात बाहर रखें और उनसे कहें कि साहब ये वक्फ प्रॉपर्टी है, इससे मुसलमानों की भावनाएँ जुड़ी हुई हैं। और जयपुर में जो है देखिए 3 विधानसभा क्षेत्र कम से कम ऐसे हैं जहाँ के मुस्लिम समुदाय जो है अक्सरियत के अंदर है, जो 3 एमएलए हमारे विधानसभा में हम भेजते हैं। तो क्या है कि उसी एरिया के अंदर जो है ज़मीन वहाँ पे स्थित है, इसलिए मुसलमानों की भावनाएं जो इससे जुड़ी हुई हैं। और अगर इस तरह से वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को जेडीए ऑक्शन करेगा तो इसका जो है खामियाजा आगामी चुनाव में पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए क्या है कि मुख्यमंत्री की संज्ञान में, मुख्यमंत्री की नॉलेज में ये बात लाना बहुत ज़रूरी है कि देखिए ये वक्फ प्रॉपर्टी है और जेडीए इस प्रॉपर्टी को ऑक्शन करने पर तुला हुआ है। तो इसलिए मुख्यमंत्री से तुरंत जो है टाइम लेना चाहिए और मिल के अपनी बात को रखना चाहिए। अच्छा, कल आपके बोर्ड की मीटिंग अंदर चल रही थी तो बाहर पुतला दहन भी हो रहा था, 2 मेंबरों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। यूसुफ खान जो सरवाड़ के जो मुतवल्ली और मेंबर हैं, शब्बीर शेख जो भीलवाड़ा से जो शीरत सराय के चेयरमैन और मेंबर हैं, तो इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहा था। तो वो किस चीज़ को ले रहा था? क्या बोर्ड ने इस चीज़ को लेकर भी अंदर कोई चर्चा करी? नहीं, देखिए किसी इंडिविजुअल मेंबर के खिलाफ कोई नारेबाजी कोई करता है तो इससे कोई बोर्ड का कोई संबंध नहीं है। देखिए ऐसा है, वो उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है और मेरी जानकारी में ऐसा भी नहीं है कि साहब किसी मेंबर के खिलाफ कोई नारेबाजी हो रही थी, किस वजह से हो रही थी। क्योंकि मेरा काम ये देखना है कि बोर्ड में जो कार्रवाई चल रही है वो कानून के अनुसार चले, वक्फ एक्ट के अनुसार चले, वक्फ एक्ट के अनुसार जो है हम कार्रवाई करें, काम करें। अब बाहर क्या नारेबाजी हो रही है, क्योंकि हो सकता है बोर्ड की मीटिंग होती है तो बहुत से संगठन के लोग इकट्ठे हो जाते हैं एक दूसरे की, इसमें ये भी पता नहीं चला था कौन किधर है। हाँ। कोई मुर्दाबाद, कोई जिंदाबाद, ऐसे। हाँ, तो ऐसा है, देखिए मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है कौन मुर्दाबाद जिंदाबाद कर रहे थे। लेकिन जैसा है कि हो सकता है कि मुतवल्ली जो होते हैं, देखिए वो भी राजस्थान में 300-400 कमेटियाँ वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, कमेटियाँ बनी हुई हैं। अब मुतवल्ली जो है वो मुतवल्ली कोटे से इलेक्ट होकर आते हैं, तो कोई नाराज़ भी होता है, कोई खुश भी होता है, कोई इसलिए ऐसा है कि वो कोई एक ग्रुप जिंदाबाद लगाता है, एक ग्रुप मुर्दाबाद लगाता है। तो ये सब बातें डेमोक्रेसी का एक प्रोसेस है, डेमोक्रेसी है, अपने अंदर सबको बोलने का अधिकार है, सब अपनी अपनी बात रखते हैं। तो लेकिन मेरा ऐसा है कि कानून के अनुसार काम होना चाहिए, कानून के अनुसार ही वक्फ बोर्ड को चलना चाहिए। तो मेरा कोई इससे संबंध जो है बाहर की नारेबाजी से, इससे मेरे कोई गौर में करता नहीं। शाहिद साहब के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि शाहिद साहब का मैंने इंट्रोडक्शन के तौर पे बार काउंसिल चेयरमैन रहे हैं और प्रेजेंट में मेंबर हैं, सीनियर एडवोकेट हैं राजस्थान हाई कोर्ट के। इनके अलावा इंट्रोडक्शन जो ये है कि राजस्थान वक्फ बोर्ड के जो पहले चेयरमैन बने थे सैयद आबिद अली साहब, तो आबिद अली साहब एमएलए भी रहे हैं और शाहिद साहब के बड़े पापा हैं तायाबा, और इनके जो पापा जस्टिस फारूक हसन साहब वो राजस्थान गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी रहे हैं, राजस्थान हाई कोर्ट में जज भी रहे हैं और राजस्थान वक्फ बोर्ड के मेंबर भी रहे हैं। तो इस शाहिद साहब के लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि इनके वालिद साहब और इनके तायाबा दोनों वक्फ बोर्ड के
चेयरमैन भी रहे हैं। तो और सबसे बड़ी कि आबिद साहब ने जो जितनी वक्फ जायदाद के बारे में, कि माफ़ कीजिए कि जितने भी चेयरमैन आज तक हुए हैं उसमें आज भी जो लोग आबिद साहब के ज़माने का जो काम जानते हैं वो आज भी कहते हैं कि जितना काम आबिद साहब ने उस ज़माने में बसों में बैठ करके, क्योंकि इतने साधन नहीं हुआ करते थे, किया, उतना वक्फ बोर्ड ने किसी ने नहीं किया। अब जो कमेटी बनाने की बात है तो ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं है, आप जांच करवा नहीं पा रहे हैं। आप क्यों नहीं किसी कमेटी को बना रहे हैं तो वहाँ आप उसको वक्फ बोर्ड में पहले ही उसके कागज़ पत्र टांग दीजिए कि फला फला हमारे पास आ रहे हैं। ऐसे ही किसी चीज़ को प्रॉपर्टी किराए पे दे रहे हैं तो उसका भी कोई ओपन ऑक्शन नहीं होता वक्फ बोर्ड में। और सबसे बड़ी चीज़ कि वक्फ बोर्ड में मीटिंग हो जाती है तो मीटिंग के बाद में जो चीज़ तय होती है, न तो एजेंडा पहले सामने आता है, न मीटिंग के अंदर क्या क्या तय हुआ वो भी कई दिन तक सामने नहीं आता है। फिर उसमें अपनी मर्जी के मुताबिक हमेशा संशोधन होते हैं, उसमें लिख दिया जाता है कि सक्षम स्तर पर स्वीकृति ली गई है। अब सक्षम स्तर क्या होता है किसी को नहीं मालूम है। अब उसके बाद में संशोधन होने के बाद में फिर अगली मीटिंग में वो मुद्दे आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें वक्फ बोर्ड में होती हैं, लेकिन उसको करे कौन, क्योंकि करने वाला सिर्फ बोर्ड है। जो बोर्ड के मेंबर और चेयरमैन होते हैं वही फाइनल अथॉरिटी होते हैं, वही सक्षम स्तर होता है। अब ये तो बोर्ड को करना चाहिए कि बोर्ड इसको किस हिसाब से। जी जी देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, जैसे मैं बार काउंसिल का मेंबर भी हूँ, बार काउंसिल का चेयरमैन भी रहा। हमारे यहाँ बार काउंसिल की जब मीटिंग होती है, जनरल बॉडी की मीटिंग होती है या किसी भी कमेटी की मीटिंग होती है, तो मीटिंग होने के बाद में उसी दिन शाम को हम एक प्रेस रिलीज़ जारी करते हैं कि आज हमारी ये मीटिंग हुई और आज हमारी मीटिंग के अंदर हमने ये कार्रवाई की। तो इस तरह से क्या है कि मेरा बोर्ड की तरफ से, क्योंकि बोर्ड सीईओ जो है वो प्रशासनिक अधिकारी होता है, तो वो बोर्ड में बैठता है, वो सेक्रेटरी के हैसियत से वहाँ बोर्ड में बैठता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जैसे हम लोग और संगठनों में होता है और बॉडीज़ में होता है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में होता है, तो शाम को जो है एक प्रेस रिलीज बोर्ड की तरफ से जारी हो कि आज बोर्ड की मीटिंग हुई थी, आज बोर्ड ने ये काम किया और ये काम बोर्ड करने जा रहा है, ताकि एक पब्लिक में ये मैसेज जाए कि आज बोर्ड की मीटिंग हुई थी। उसके प्रेस रिलीज़ बोर्ड के आधिकारिक रूप से एक प्रेस रिलीज़ जो है बोर्ड की तरफ से जारी होना चाहिए, ऐसा मेरा, ताकि लोगों की नॉलेज में आ जाए कि ये बात हुई। आप लेके आए, लोग अपने अपने सोर्सेज से, इंडिविजुअल मेंबर से लोग बात करते हैं, चेयरमैन साहब से बात करते हैं और से बात करते हैं, आधी अधूरी जानकारी लेती है, आधी ज़रूरी जानकारी प्रेस में जाती है। तो इसलिए मैं ऐसे माना कि एक आधिकारिक प्रेस रिलीज़ जो है वो बोर्ड की तरफ से मीटिंग होने के बाद में जारी होना चाहिए। ये एक बड़ी बात कर रहे हैं कि जो अधिकृत जानकारी एक प्रेस रिलीज के जरिए मिल जाए तो आधी अधूरी जानकारी, गलत जानकारी नहीं मिले, लेकिन कई दिन तक गलत जानकारी मिलती रहती है। अभी भी किसी को नहीं पता है कि 100 कमेटियां बनाई हैं, उसमें कौन कौन सी कमेटी है, किसका चेयरमैन कौन है, उसका सेक्रेटरी कौन है, कहाँ की है, किसी को नहीं मालूम है। 24 घंटे से ऊपर हो गया, तो क्यों नहीं बोर्ड अपना एक स्टेनोग्राफर रखे और सारी चीज़ें उसी दिन करके रात को फाइनल। आज के टाइम में ऑनलाइन सिस्टम इतना तकड़ा है, तो उसके लिए शाम को या दूसरे दिन, शाम को नहीं हो तो दूसरे दिन सारी डिटेल डाल दे कि हमने ये कमेटियां बनाई है, इसमें सदर, सेक्रेटरी, मेंबर फला फला लोग हैं, ये हमने डिसीजन लिए हैं। लेकिन बोर्ड ऐसा नहीं करता है। इसी नहीं करने की वजह से सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि बोर्ड है वो कभी एक्ट के हिसाब से नहीं चलता और बोर्ड के जो सारे मेंबर होते हैं उनकी मीटिंग में पूरी तरह चलती भी नहीं। जो कुछ पावरफुल मेंबर और चेयरमैन होते हैं उन्हीं की मोनोपोली से बोर्ड चलता रहता है। और मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी तरह से बोर्ड है वो खुद ही बोर्ड एक्ट के खिलाफ काम करता है, और जो कुछ काम हो रहा है किसी कमेटी को हटाना बनाना, वो पूरी तरह से एक पॉलिटिकल गेम होता है। ऐसा नहीं देखा जाता है कि फलां कमेटी गलत काम कर रही है इसलिए हटा रहे हैं, फलां अच्छा करेगा इसलिए। किसी को हटाना है तो हटा देते हैं, किसी को बनाना है तो बना देते हैं। जी देखिए, मेरा इस वक्त से बहुत इमोशनल अटैचमेंट है। देखिए, मेरे ताया मरहूम जो है आबिद अली साहब जो थे वो 1957 से 62 तक एमएलए रहे और वक्फ बोर्ड के वो पहले चेयरमैन थे। देखिए, ऐसा है कि सन 47 के बाद, पार्टीशन के बाद में जितनी वक्फ प्रॉपर्टीज़ थी और जो प्रॉपर्टीज़ थी, लोग पार्टीशन के बाद में जो कई लोग जो बाहर, मुल्क के बाहर चले गए और वो जो प्रॉपर्टीज़ खाली हो गई उस पर जो नाजायज़ कब्जे हो गए, तो आबिद अली साहब ने उन प्रॉपर्टीज़ को वक्फ में दर्ज कराने के लिए बहुत बड़ा काम किया और उन्होंने उन सारी प्रॉपर्टीज़ को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए और वो वक्फ के अंदर उन्होंने सबको दर्ज कराया, ताकि आज भी जैसे जैसे अलवर भरतपुर का रीजन है और जगह है, तो वो जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे मुसलमान जो था वहाँ बिल्कुल खाली हो गए थे, चले गए थे, लेकिन प्रॉपर्टी थी वहाँ पे वक्फ की। तो उन्होंने क्या है कि वो वक्फ प्रॉपर्टीज़ को इकट्ठा किया। इसी तरह से क्या है कि देखिए, मेरे वालिद मरहूम जस्टिस फारूक हसन साहब जो वो भी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे, तो उन्होंने क्या है कि नवाब कल्लन की जो ज़मीन है,
तो नवाब कल्याण की ज़मीन में अनऑथराइज लोग बैठे हुए थे, किराया वक्फ बोर्ड को किराया देते नहीं थे। तो इसलिए था कि उन्होंने एक बात चलाई कि हम इस वक्फ बोर्ड की इस प्रॉपर्टी को हम डायरेक्ट कंट्रोल में लें। कि उस टाइम जब वो सन 85, ये बात है सन 82-83 में जब वो चेयरमैन बने, तो उन्होंने क्या देखिए ऐसा है कि इस प्रॉपर्टी के लिए एक काम करना शुरू किया, क्योंकि लिटिगेशन वो कोर्ट में पेंडिंग था। उन्होंने ये सोचा कि जब लिटिगेशन तो अपने जगह पे चलता रहेगा, लेकिन जो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, किराएदार बैठे हुए हैं, ज़्यादातर उसमें मोटर मैकेनिक्स थे, तो उन्होंने उनको लीगलाइज करके एक तरह से किराएदार बनवाया, और किराएदार बन के उन्होंने वक्फ के बोर्ड के अंदर उसको किराया जमा करना शुरू किया। और किराया जमा करने से एक बात ये आई कि वो वक्फ के जब किराएदार बन गए तो उसको वक्फ प्रॉपर्टीज़ साबित करने के लिए एक बहुत बड़ा जो है सबूत हमें मिला, और वो वक्फ प्रॉपर्टी बाद में सुप्रीम कोर्ट से 92 में वक्फ प्रॉपर्टी नवाब कल्याण की डिक्लेयर हुई। तो देखिए ऐसा है कि चूँकि मेरे ताया, मेरे वालिद और वक्फ बोर्ड से जुड़े रहे हैं और वक्फ का उन्होंने काम किया है, तो मेरा बड़ा अटैचमेंट जो है वक्फ से है, और मैं चाहता हूँ कि वक्फ का काम अच्छा हो। और देखिए ऐसा है कि मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मैं हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हूँ। मैं अकेला मुस्लिम एडवोकेट हूँ जिसको पूरे राजस्थान में मेरिट के ऊपर हाई कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट किया है। क्योंकि अब क्या है कि सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट के लिए जो है देखिए नियम बने हुए हैं। अब नियम बने हुए, उन नियम के तहत एक 100 नंबर का एक तरह से मार्क्स होते हैं, 100 नंबर से मार्किंग होती है, तो जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं वो सीनियर एडवोकेट बनता है। तो इसलिए तरह से मैं सीनियर एडवोकेट मेरिट पे हाई कोर्ट ने मुझे बनाया है, तो मैं हाई कोर्ट का सीनियर एडवोकेट हूँ, लेकिन मैं वक्फ बोर्ड में हूँ। तो क्या है कि बोर्ड को ये चाहिए कि साहब जितने लीगल मैटर जितने भी हैं, जितना उसमें कम से कम सीनियर एडवोकेट आपके बोर्ड के अंदर है, उससे राय ली जाए, उससे कुछ काम लिया जाए। देखिए ऐसा है कौन वकील किस तरह का बोर्ड के केसेस कर रहा है वो देखा जाए। तो ऐसा है देखिए, क्योंकि देखा है बोर्ड वक्फ एक्ट बड़ा अच्छा एक्ट सरकार ने अपन को दिया है 95 के अंदर, और उसमें डिफरेंट तरह के लोगों को उसमें मेंबर बनाया गया है। मैं चूँकि एक लॉ से रिलेटेड हूँ, बार काउंसिल का मेंबर हूँ, तो इसलिए मुझे बार काउंसिल की हैसियत से वहाँ पे जगह मिली है। तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि साहब देखिए इन वक्फ प्रॉपर्टीज़ का सही संरक्षण हो, डेवलपमेंट हो, काम हो, सही कमेटियाँ उसमें काम करें, ये सब चीज़ें हैं। ये नहीं कि साहब एक बहुमत से फैसला ले लिया बोर्ड ने कि हम तो ये काम करेंगे, ये काम नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ें बोर्ड के अंदर ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, और बोर्ड जो काम कर रहा है वो पब्लिक को पता होना चाहिए कि बोर्ड ने क्या क्या काम किया है। ये सारी बातें हैं, और मैं इन सब बातों को देखिए साहब बोर्ड में रखूँगा, क्योंकि देखिए मेरे पे कोई दबाव नहीं है, मेरे को सरकारी आदमी नहीं हूँ, सरकार ने मुझे नॉमिनेट नहीं किया, मुझे कोई मैं बाई वर्च्यू माई पोजीशन में बोर्ड के अंदर हूँ। इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं देखूँ कि बोर्ड जो है वक्फ एक्ट के हिसाब से चले, कानून के अनुसार से चले, कानून के अनुसार काम हो। और ये मैं अपनी बात रखता रहूँगा, चाहे लोगों को मुझे अपनी बात अच्छी लगे बुरी लगे, मैं अपना काम करता रहूँगा। आपसे जो मुस्लिम अवाम है उसको ये उम्मीद भी है कि मैंने पहले भी इंट्रोडक्शन में बताया, आपके ताया अब्बार वालिद साहब चेयरमैन रहे हैं, और आबिद साहब का तो आज भी बहुत चर्चा है वक्फ जायदाद को लेकर के, जो सीनियर लोग जो जिंदा हैं। और ये एक अच्छी बात आपने बताई कि मैं वक्फ जायदाद के से एक इमोशनल अटैचमेंट है, मैं इसके लिए करता रहूँगा। दूसरे मेंबर हैं यूसुफ साहब, उनका भी हमने 2-3 मिनट का एक उनसे स्टेटमेंट लिया था, अब आगे वो स्टेटमेंट इसमें अटैच है। हमारे बीच जो सरवार दरगाह शरीफ ख्वाजा फ़खरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के जो मुतवल्ली हैं, जो बोर्ड के जो मुतवल्ली कोटे से चुने हुए मेंबर हैं, यूसुफ साहब अभी मीटिंग से आए हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि यूसुफ साहब आज के इस मीटिंग के जो प्रमुख एजेंडे क्या थे? इसमें मेन एजेंडा तो हमारा बाग नवाब कल्याण का था। उसके लिए बोर्ड ने आज सर्वसम्मति से रेजोल्यूशन पास कर दिया है कि इमीडिएट इसका डिमार्केशन करा करके वक्फ ट्रिब्यूनल में दावा पेश करके इसको फौरी तौर पे इसका स्टे कराया जाए और नीलामी को रुकाया जाए। अच्छा, इसमें नवाब कल्याण साहब का जो मामला था ये बरसों बरस से चल रहा है, 7-8 महीने से इसका जो क्वार्टर वगैरह टूट रहे थे, लेकिन बोर्ड की पहले भी मीटिंग हुई, बोर्ड ने क्योंकि चीफ मिनिस्टर लेवल का मामला हो गया, तो बोर्ड ने क्या चीफ मिनिस्टर से मिलने के लिए, चीफ मिनिस्टर को पत्र लिखने के लिए इस मामले में, क्यों जायदाद बोर्ड की है और बेच कोई और रहा उसको। इसमें हमारे चेयरमैन साहब ने और रफ़ीक साहब हमारे जो मेंबर है, दोनों ने जेडीए को चिट्ठी लिखी थी, पूरी स्थिति स्पष्ट करके लिखी थी, और उनसे कहा था कि हमारी ज़मीन की नीलामी नहीं की जाए। चिट्ठी लिखी है बाकायदा। और ये जो इसमें तौलियत को लेकर के जयपुर की कमेटी और भीलवाड़ा की कमेटी और जामा मस्जिद की 2-3 मुद्दे जो इसमें बता रहे हैं कि इसमें आए हैं, क्या वो आए हैं? नहीं, तौलियत कमेटी का तो हमने उसका जो तौलियत का दर्जा था मुसाफिर खाने का, उसको हमने वापस ले लिया है, और अगली मार्च से ये कमेटी यथावत काम करती रहेगी, और अगली मीटिंग बोर्ड की जब भी होगी उस वक्त कमेटी पर विचार कर लेगा बोर्ड। अच्छा, ये जो आज यहाँ विरोध प्रदर्शन हुआ है, पुतला दहन भी हुआ है, नारेबाजी भी हुई है,
और उसमें आपके समर्थन में और आपके विरोध में भी हुई है। शब्बीर शेख जो आपके दूसरे साथी हैं, जो मेंबर हैं, उनके भी विरोध में, समर्थन में हुई है। तो ये जो वक्फ बोर्ड में बरसों से जो आरोप लग रहे हैं, क्या आप लोग ये जो नारेबाजी की बजाय क्या इस पूरे तमाम तर मामले हैं, क्या बोर्ड ऐसी कोई कोशिश करेगा कि चीफ मिनिस्टर को पत्र लिखे कि हमारे बोर्ड की तमाम तर जो मामले हैं, अगर इस पर कोई आरोप हैं तो उसकी एसीबी से या हाईकोर्ट की निगरानी में कोई एसआईटी गठित करके उससे जांच करवाई जाए? बोर्ड कराए ना, बोर्ड तो सक्षम है, बोर्ड इटसेल्फ है, बोर्ड चाहे जुडिशियल ले सकता है, उसमें क्या बात हो रही है? नहीं, बोर्ड ले, लेकिन ये हर बार मीटिंगों में नारेबाजी होती है, बोर्ड ऐसा निर्णय क्यों नहीं लेता? अब वो तो उसकी वजह ये है कि आप जानते हो बोर्ड के मामला में एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है, पक्ष भी आता है, विपक्ष भी आता है, तो बोर्ड तो दोनों को सुनेगा और निर्णय फिर बाद में बोर्ड करेगा। लेकिन अब ये लग रहा है कि नवाब कल्लन के बाग की ज़मीन है, ये बच जाएगी। हाँ बिल्कुल बचेगी। अच्छा, और ये फैज़ मोहम्मद का भी मामला आया, उसमें नहीं आया? कप्तान फैज़ मोहम्मद का आज की मंडी में नहीं था। कप्तान फैज़ मोहम्मद की ज़मीन का मामला नहीं आया, जो जाहिर सी बात है, बोर्ड तय करता है अपना एजेंडा, मेंबर तय करते हैं, चेयरमैन तय करता है, एजेंडे में नहीं आया। और उसके बारे में हमने कई बार उठाया है कि इसी एमआई रोड के ऊपर जो बाग नवाब कल्लन से 3 किलोमीटर आगे घाट गेट पे एक करीब 9 बीघा के करीब कप्तान फैज़ मोहम्मद के नाम से वक्फ जायदाद है, जिसके बड़े हिस्से पे करीब 3 बीघा कुछ बिस्वा पे जो विधायक हैं आदर्श नगर के रफ़ीक खान, जो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन भी हैं, बोर्ड के मेंबर भी हैं, उनके रिश्तेदारों को वो दे रखा बरसों बरस से कुछ हज़ार रुपये में, और वो एक तरह का एक अवैध अतिक्रमण है, लेकिन वो एजेंडे में नहीं आया। ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है बोर्ड के मेंबरों पे, बोर्ड के चेयरमैन पे, कि जब आप नवाब कल्लन के बाग को ले रहे हो तो उसी के आगे 3 किलोमीटर दूर 9 बीघा ज़मीन और है, उसको आपने क्यों नहीं लिया? इसका जवाब बोर्ड चेयरमैन को, बोर्ड के मेंबरों को, बोर्ड के अधिकारियों को देना चाहिए। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।